जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 3 कृषि कानून को लेकर किसानों का भारत बंद, बालाघाट में बेअसर, कटंगी और लांजी में बंद का दिखा मिला जुला असर। उल्टी दस्त की बीमारी ने उड़ाई बैगाओं की नींद, 12 दिन में हुई 5 बैगाओं की मौत। बिरसा विकासखंड के मुक्की सामनापुर का मामला, जगराहा टोला में दहशत का माहौल। 2 दिन से लापता ग्रामीण की कनई पटपरा के जंगल में मिली लाश, हत्या की जताई जा रही आशंका, जांच में जुटी पुलिस। एनएसयूआई ने लालबर्रा के महाविद्यालय के गेट में जड़ा ताला, प्राचार्य की समझाइश पर छात्रों ने बंद किया विरोध प्रदर्शन। नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। नौकरी के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार आरोपी की पुलिस कर रही है सरगर्मी से तलाश। शहर को स्वच्छ बनाने नगरपालिका बालाघाट के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है और शहर में साफ सफाई रखने नगरपालिका प्रशासन के द्वारा अपने स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। इसी के परिपालन में नगरपालिका सीएमओ सतीश मरसेनिया नगरपालिका की टीम के साथ सोमवार की सुबह नगर के कुछ वार्डों का भ्रमण कर डोर टू डोर सर्वे किया गया और गीला कचरा और सूखा कचरा रखने की व्यवस्था को स्वयं देखते हुए लोगों को समझाइश दी गई कि घर में 2 डस्टबिन रखें और उनमें गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डालें। आपको बताएं कि नगरपालिका प्रशासन द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए पिछले 6 माह से कार्य किया जा रहा है तथा लोगों को गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग डालने के लिए लगातार कहा जा रहा है, लेकिन इसका पालन नगर में होते हुए नहीं दिख रहा है। नगरपालिका के अमले द्वारा जरूरी कहा जा रहा था कि इनमें काफ़ी सफलता मिल रही है, लेकिन यह वास्तविकता से कोसों दूर है। नगर के 95% लोग एक ही डस्टबिन रख रहे हैं जिसमें गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों डालते हैं। वार्ड में डोर टू डोर सर्वे कर रहे नगरपालिका सीएमओ सतीश मरसेनिया ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 प्रारंभ हो चुका है। सभी लोगों से अपील की जा रही है कि सभी लोग कचरे के प्रति जागरूक बने, गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग कंपार्टमेंट में ही डालें। सोमवार को 4 वार्डों का भ्रमण किया गया, जहां उन्होंने पाया कि 60% घरों में 2 डस्टबिन मिले हैं, वहीं 40% घरों में सिंगल डस्टबिन ही पाया गया। ये भ्रमण इस प्रकार का है कि जैसा हम लोग देख रहे हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 प्रारंभ हो चुका है और सभी लोगों को से ये अपील की जा रही है कि हम लोग कचरे के प्रति है ना जागरूक बने। जो नगरपालिका का कचरा वाहन आता है उसमें गीला सूखा कचरा उसके अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग सभी नगरवासी डालें, ऐसा मतलब मैं देखने आया था वार्ड नंबर 28, 29, 32, 33 में। तो 4-5 वार्ड का मैंने भ्रमण किया है, तो उसमें मेरे को देखने में भी आया कि मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे मतलब डस्टबिन तो है, लेकिन डस्टबिन का साइज़ बहुत छोटा है, जिससे कि कचरा फैल सकता है। तो मैंने निवेदन किया है सभी नगरवासियों से कि हम डस्टबिन बड़ा रखें, जिसमें कि कम से कम 2 से 3 दिन का कचरा भी संग्रहित रह सके। हो सकता है कि जो कचरा संग्रहण कर रहे हैं, वो किसी काम से आवश्यक रूप से निकलना पड़े 2-3 दिन के लिए, या फिर हमारे नगरपालिका का ही मतलब हो सकता है कोई ऐसी असुविधा पैदा हो गई कि वो 1-2 दिन बाद नहीं आ पाया। तो इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि कम से कम 20-25 लीटर के 2 डस्टबिन रखें, एक गीले कचरे के लिए, एक सूखे कचरे के लिए। तो इस तरह से हमें है ना कचरे पे काबू पा सकते हैं। जो आज कचरा कचरा कहा जा रहा है, अगर अलग-अलग हम रखते हैं डस्टबिन में, तो वो कचरा नहीं कहलाया जाएगा, वो मतलब उससे उल्टा हमारे लिए रेवेन्यू जनरेशन होगा और हमारा पूरा शहर भी है ना साफ स्वच्छ इससे दिखेगा। तो इसी संबंध में मैं लोगों से बात करना चाह रहा था, वार्ड वासियों से, और देखना भी चाह रहा था कि प्रैक्टिकली हम लोग कितने सफल हो पा रहे हैं। हाँ, काफ़ी हद तक है ना जो भारत सरकार की मंशा थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो काफ़ी हद तक है ना इसमें सफलता हमें मिल रही है कि लोग समझ रहे हैं कि कचरा है ये, इसको अलग-अलग रखेंगे तो इसका है ना मतलब आसानी से डिस्पोज़ल किया जा सकता है और हमारे आस-पास भी है ना अगर हम कचरा डस्टबिन में रख के गाड़ी में डालेंगे तो हम खाली प्लॉटों में या फिर नालियों में, रोड पे कचरा नहीं डालेंगे, तो हमारा शहर बिल्कुल स्वच्छ दिखेगा और दिख भी रहा है। कुछ वार्डों में अधिक हमारी साफ-सफाई दिख रही है, जहाँ पे लोग इस चीज़ का मतलब इस चीज़ को गंभीरता से ले रहे हैं।
नहीं, अभी मैंने ऐसे देखा, कम से कम मैंने 20 घरों में मैंने चेक किया, तो 20 घरों में से कम हमारे पास है ना 60% घरों में मुझे 2 डस्टबिन मिले और अन्य जगह मतलब 40% जगह 1 डस्टबिन मिला। उनसे निवेदन किया कि आप 2 डस्टबिन रखने का कष्ट करें। इस दौरान मौजूद पूर्व पार्षद राजेश लिल्हारे ने बताया कि भ्रमण के दौरान यही देखने में आया कि 95% घरों में एक ही डस्टबिन पाया गया, जिसमें गीला और सूखा कचरा डाला जाता है। इसमें सफल नहीं होने के कारण हम नगर पालिका को जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि नगर पालिका प्रशासन द्वारा कम से कम प्रयास तो किया जा रहा। जनता को भी जागरूक होना चाहिए। स्वच्छता सर्वेक्षण में सफलता और लोगों में जागरूकता लाने के लिए नगर पालिका को कड़े निर्णय लेना पड़ेगा, तभी शहर को स्वच्छ बना पाएंगे। देखो, सर्वे टीम तो इसलिए घूम रही है कि गीला कचरा और सूखा कचरा, ये देखने में आया कि अधिकतर जनता यानी 2 या 3% ही ऐसी जनता है जिसके यहाँ 2 डब्बे रखे हुए हैं, गीला कचरा और सूखा कचरा। नहीं तो अधिकतर लोगों के पास यानी 95-97% ऐसी जनसंख्या है जिसके यहाँ सिर्फ एक ही डब्बा रखा हुआ है, उसी में गीला कचरा, उसी में सूखा कचरा डालते हैं। देखो, प्रयास तो कर रही है टीम, इसके लिए उनकी बुराई तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास कर रही है। और इस प्रयास के साथ साथ जनता को भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जो गीला कचरा रहेगा उससे खाद बनती है और सूखा कचरा रहेगा वो वेस्टेज जाता है। तो जनता को जागरूक होना चाहिए और जागरूक का परिचय देते हुए हर घर पे 2 डब्बे रखना चाहिए, गीला कचरा और सूखा कचरा के लिए। नहीं, जागरूकता के लिए नगर पालिका को कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे कई क्षेत्रों में अपन जाते हैं तो खाली प्लाट है और क्या रहता है, कभी कचरा वाला लेट आता है या कभी नहीं आ पाता, तो क्या है, जनता बाजू वाले प्लाट में कचरा को डाल देती है। जब तक कि हम वो प्लाट वाले पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम स्वच्छता का संदेश जो दे रहे हैं वो स्वच्छता, हम शहर को स्वच्छ नहीं कर सकते। शहर को स्वच्छ करने के लिए हमें कड़ा निर्णय लेना ही पड़ेगा। राजेश लिल्हारे, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 30। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड कार्यालय लालबर्रा व अमोली में कार्यरत समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों ने जॉब सिक्योरिटी सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के आह्वान पर 27 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में लालबर्रा डीसी अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी के सहायक यंत्री आर.के. बोपचे को एवं अमोली डीसी अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी ने कनिष्ठ यंत्री अमोली को ज्ञापन सौंपकर हड़ताल के संबंध में अवगत कराया। और आज हम लोग प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर, मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के आह्वान पर आज 27/9/2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसमें हमारी मांगे हैं। हमारा जैसे कंपनी में सिविलियन जॉब सिक्योरिटी, जैसे क्या है 50 साल में काम करने के बाद निकाल दिया जाता है, तो जॉब सिक्योरिटी, सिविलियन, इन मांगों को लेकर जो है हम लोग आज से हड़ताल पर हैं। और ये हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन है, जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। कितने कर्मचारी हैं आपके लगभग? हमारे 30 से 35 हज़ार कर्मचारी हैं अभी पूरे मध्य प्रदेश में, सभी एकजुट। हमारी समस्या आउटसोर्स कर्मचारी जो विगत 10-15 वर्षों से काम कर रहे हैं कंपनी में, उनको 1 महीने पूर्व ऊर्जा मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था, मगर 1 महीना बीत जाने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से प्रदेश व्यापी हड़ताल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पे पूरे जिले में काम बंद हड़ताल अनिश्चितकालीन आज दिनांक 27 तारीख से समस्त आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं। और क्या है प्रमुख मांगे आप लोग की? प्रमुख मांगे हमारी ये है कि हमारा कंपनी में संविदा नियुक्ति की जाए, हमारा जो कार्य कर रहे हैं उसका स्थायित्वकरण किया जाए, यानी जो हमारा कार्य है उसको स्थायित्व किया जाए। और कब तक चले? लालबर्रा के शासकीय स्नातक महाविद्यालय में आज एनएसयूआई ब्लॉक उपाध्यक्ष सुश्री नेहा खान के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने प्रवेश द्वार पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई पदाधिकारी व छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए अतिशीघ्र ओबीसी विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति की राशि डाले जाने की मांग की। इस दौरान एनएसयूआई पदाधिकारियों व छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए अतिशीघ्र ओबीसी विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति की राशि डालने जाने की मांग की।
इस दौरान लगभग 1 घंटे तक महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पर ताला लटका रहा एवं समस्त पदाधिकारी व विद्यार्थी प्रवेश द्वार के सामने बैठे रहे, जिसके पश्चात महाविद्यालय प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर S.K. खंडायत के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों से चर्चा की गई। मैंने यहाँ अभी हम छात्रवृत्ति आंदोलन करे हैं। अभी तक ओबीसी वालों की हमारे खाते पे स्कॉलरशिप नहीं आई है। इस संबंध में मैंने अभी आंदोलन करी और गेट पर ताला लगा दी थी महाविद्यालय पर। कब से नहीं है स्कॉलरशिप? बहुत सारे लोगों की ऐसी है कि अधिक 1.5 साल से तो स्कॉलरशिप नहीं आ पाई। क्या कारण है इसका? कारण सर बोल रहे हैं कि अभी आएगी, टाइम लगेगा। अब पता नहीं कब कितने टाइम में आती है। आपका क्या किया जाए? जैसे अभी भी स्कॉलरशिप नहीं आती, जैसे आज आपने ताला लगा दिया था महाविद्यालय में। सर हम ये बोलना चाहते हैं, हमने महाविद्यालय में ताला तो लगा दिया था। गांव के ऐसे कुछ बच्चे हैं जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो पढ़ाई भी उसमें करते हैं, स्कॉलरशिप की, उस पर कि हम लोग की पढ़ाई भी हो जाए और स्कॉलरशिप भी जाए। बहुत सारे बच्चे से गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करते हैं। तो मेरी मांग ये है कि मामा नहीं बोलते, कंस मामा बोलेंगे हम उनको, कि शिक्षा मंत्री होश पे आओ, छात्रवृत्ति हमारे अकाउंट पे जरूर देगा। बस मैं अपने शब्दों को। ये आपका नाम? मेरा नाम अंकित विप्लोद है। मैं BA 3rd ईयर में हूँ इस साल। अभी तक हम लोग की स्कॉलरशिप नहीं आ पाई है। मतलब हमारे कॉलेज की किसी भी OBC छात्र छात्राओं की अभी तक स्कॉलरशिप नहीं दी गई है शासन द्वारा, और हर साल हमें आंदोलन करना पड़ता है, उसी के बाद हमारी छात्रवृत्ति आती है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ हमें यह तो नहीं पता, लेकिन हर बार हमें आंदोलन करना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, उसके बाद ही हमारी स्कॉलर आती है अकाउंट में। अभी हमारे 2nd ईयर से हम लोग 3rd ईयर में आएगा, उसकी फ़ीस दे रहे हैं अभी हम, लेकिन हमारे साथ कई गरीबी परिस्थिति के बच्चे जो फीस नहीं दे पा रहे। कितनी फीस दी है आपने अभी? वहीं महाविद्यालय प्राचार्य श्री खंडायत से आश्वासन मिलने के बाद NSUI के द्वारा प्रवेश द्वार का ताला खोल दिया गया। सर क्या समस्या थी छात्रों को लेकर जो आगे कॉलेज का गेट बंद कर दी थी? छात्रों की मांग थी कि छात्रवृत्ति बहुत लेट विलम्ब से आ रही है, स्पेशली OBC की स्कॉलरशिप। तो बहुत दिनों से छात्रों ने इससे पहले 2 बार मुझको ज्ञापन दे चुका है, जिसकी सूचना मैंने शासन स्तर पर कर दी है, और ये मामला मध्य प्रदेश शासन से संबंधित है। तो मैं जल्द ही इनके समाधान के लिए शासन को पत्र लिखूँगा। क्या कारण है जो अभी तक की स्कॉलरशिप नहीं आ पा रही छात्र? एक तो प्रवेश के कारण, प्रवेश प्रक्रिया जो चल रही है इस वक्त, इस कारण सब व्यस्त हैं, परंतु फिर भी इतना विलम्ब नहीं होना चाहिए था। उसके लिए हम शासन स्तर पर फिर पत्राचार करेंगे, पुनः रिमाइंडर भी जाएंगे, और जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान का पूरा प्रयास करेंगे। सर कितने छात्रों को OBC के अपने कॉलेज? हमारे कॉलेजेस में अधिकांश बच्चे OBC के हैं, करीब 40% बच्चे OBC के पढ़ते हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में OBC के छात्र छात्राएँ स्कॉलरशिप को लेकर परेशान हैं। नदियों और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने की मंशा से प्रशासन के द्वारा नगर के कुछ विसर्जन स्थलों में विसर्जन कुंड बनाए गए, जिसमें विगत दिवस गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन के पश्चात विसर्जन कुंड की साफ सफाई नहीं किए जाने से श्रद्धालु भक्तगणों में नगरपालिका प्रशासन के प्रति नाराजगी व्याप्त हो गई थी। पद्मेश 24/7 के द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था। इस पर नगरपालिका प्रशासन ने तत्काल ही संज्ञान लिया और नगरपालिका के अमले को भेजकर विसर्जन कुंड की साफ सफाई करवाई। आपको बताया कि प्रतिमा विसर्जन के लिए विगत कुछ वर्षों से नगर के वैनगंगा नदी सहित अन्य प्रमुख स्थलों में विसर्जन कुंड बनाए गए थे, जिनमें गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया था, जो पानी में पूरी तरह नहीं घुल पाई। वैनगंगा नदी की ओर जाने वाले लोगों के द्वारा विसर्जन कुंड में प्रतिमाओं के अवशेष देखकर नगरपालिका प्रशासन के प्रति काफी नाराजगी जताई गई थी। वाराणसी पुलिस ने सोमवार को नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 युवक जगदीश खरे और मिलिंद रंगारे को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वहीं एक आरोपी कमलेश रंगारे फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। आपको बताएं कि प्रार्थी प्रहलाद पारदी 2 वर्ष पहले बीसापुर थाना कटंगी हाल मुकाम वाराणसी निवासी जगदीश खरे के द्वारा उसे मंत्री कोटे से नौकरी लगाने का लालच दिया गया था, जिस पर उसने नौकरी लगाने के लिए 10वीं 12वीं BA MA अपने फोटो, पैन कार्ड, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दिए। वहीं भाई को भी फॉरेस्ट में नौकरी दिलाए जाने को लेकर कुल 14 लाख रुपए की राशि की धोखाधड़ी की गई, जिस पर प्रहलाद पारदी के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस के द्वारा आरोपियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश की जा रही थी।
इस दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कनई में 2 दिन से लापता इसी ग्राम के एक व्यक्ति लक्ष्मण पिता पुसुलाल अजीत 53 वर्ष की हत्या कर दी गई, जिसकी लाश ग्राम कनई के पटपर्रा के जंगल की झाड़ी से बरामद की गई। परसवाड़ा पुलिस ने इस व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लक्ष्मण अजीत 24 सितंबर को सुबह घर से निकला था, जो 11 बजे तक गांव में देखा गया, जो शराब भी पिए हुए था, जिसकी खोजबीन परिजनों के द्वारा की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जिस पर 26 सितंबर लक्ष्मण अजीत की लाश पटपर्रा बर्रा के खेत से बरामद की गई। पुलिस के द्वारा इस हत्या के मामले की तफ्तीश की जा रही है। खैलांजी पुलिस ने नवविवाहिता ममता मस्कोले के द्वारा आत्महत्या करने के मामले में उसके पति मनीराम पिता शाहदेव मस्कोले 30 वर्ष ग्राम भोरगढ़ निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल वारासुनी भिजवा दिया गया है। ममता मस्कोले ने पति मनीराम के द्वारा दी जा रही शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर जहरीली वस्तु का सेवन कर आत्महत्या कर ली थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ममता का मायका ग्राम कचेखनी का है, जिसकी मां की 2 वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी है। वर्ष 2021 जून को ममता की शादी मनीराम मस्कोले भोरगढ़ निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद से ही ममता अपने पति के साथ ससुराल भोरगढ़ में रहने लगी थी। मनीराम मजदूरी करता है। बताया गया है कि शादी के बाद से ही मनीराम अपनी पत्नी ममता को घरेलू बातों को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट करता था, जिसके चलते 3 सितंबर को ममता ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसके उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। वहीं इस मामले में ममता के पति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसे वारासुनी की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। नगर के सौंदर्यीकरण की मंशा से शहर के हृदय स्थल कालीपुतली चौक में नगर पालिका प्रशासन के द्वारा चौपाटी का निर्माण कार्य किया गया, लेकिन वहां की व्यवस्थाओं पर प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश में जिस प्रकार से डेंगू के मामले सामने आ रहे थे, उसको देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा कहीं भी पानी का जमाव लंबे समय से नहीं रखने के निर्देश दिए गए हैं तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान भी दिए जाने के लिए कहा गया था। इस निर्देश का पालन नगर की इस चौपाटी में दिख नहीं रहा है। चौपाटी के प्रवेश द्वार पर ही कीचड़ हो गया है। यहाँ कई दिनों से पानी जमा रहने के कारण उस पर पानी में काई तक जम गई है। आपको बताएं कि यहाँ काई लगने वाली स्थिति चौपाटी के प्रवेश द्वार पर ही नहीं बल्कि चौपाटी के अंदर भी कई स्थानों पर देखी जा रही है, जो सीधा सीधा स्पष्ट कर रहा है कि चौपाटी को बनाया तो नगर पालिका प्रशासन के द्वारा ही है, लेकिन यहाँ की साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चौपाटी में पानी जाने के लिए नाली बनाई गई है, इसमें इतना कचरा पड़ा हुआ है कि नाली भी जाम हो गई। चौपाटी में पहुंचे लोगों ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा इतनी अच्छी चौपाटी बनाई गई है तो यहाँ की व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए था, जो यहाँ नहीं दिख रहा है। चौपाटी में साफ सफाई का अभाव दिख रहा है, नालियों की सफाई नहीं की गई है, चौपाटी के सामने ही कीचड़ की स्थिति निर्मित हो गई है, जिसके कारण पार्किंग व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा इस चौपाटी को अच्छे से देखरेख कर व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए तो यह चौपाटी शहर की सुंदरता को बढ़ाएगी। व्यवस्था से ये समझ में आ रहा है कि शासन प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा है। अभी 2-4 दिन पहले बारिश हुई तो बारिश का भी पानी यहाँ पे काफ़ी जमा हो रहा है। इतनी बड़ी लागत से चौपाटी का निर्माण हुआ है, उसमें शासन प्रशासन ध्यान दे और साफ़ सफाई पे ध्यान दे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन सकता है। काफ़ी फैमिलियाँ यहाँ घूमने आती है, उस हिसाब से यहाँ पे अगर अच्छी साफ़ सफाई हो तो शासन प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर किस प्रकार की और व्यवस्था है पार्किंग को लेकर और लोगों के बैठने की? तो आप देख ही रहे हैं, पार्किंग के हिसाब से अगर नगर पालिका यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान देते तो काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खड़ी हो सकती है। बस ये है कि उनको एक गाइडलाइन की ज़रूरत है कि इतना अच्छा एक अपना ये बना हुआ है हॉकर पॉइंट कर कह सकते हैं इसको, उसकी पार्किंग की व्यवस्था अगर सब चीज़ यहाँ पे सुव्यवस्थित तरीके से हो तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ से सामने आ सकता है फैमिली को। जी, मैं तो पहले बहुत अच्छी सराहना करता हूँ जो ये कदम हुआ था गार्डन के लिए, बहुत अच्छा बनाया गया था। पहले अतिक्रमण था और चहल पहल में बहुत पार्किंग में व्यवस्था नहीं थी, मगर उसके बाद भी मैं आज देख रहा हूँ कि हर चीज़ की व्यवस्था है, ना ही पार्किंग की व्यवस्था है, गाड़ी की व्यवस्था है, ना वहाँ पे कीचड़ भरा हुआ है, काई लगी हुई है, अंदर बिंदास पशु घूमते रहते हैं और झरना भी कभी चालू होता कभी नहीं होता, ऐसा देखा हूँ मैंने। और बाकी चौपाटी के लिए अच्छा बनाएगा, मगर मेरे को नगर पालिका से यह है कि कोई व्यवस्था समझ में नहीं आती है। आप नगर पालिका की व्यवस्था से असंतुष्ट है आप? बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है।
वो घास वास भी लगाए थे तो उसका कभी पानी डालते नहीं देखा, कई जगह की घास वहाँ पे जल गई है और आवारा पशु तो बिंदास वहाँ घूमते रहते हैं ना ही। इस संदर्भ में चर्चा करने पर नगर पालिका सीएमओ सतीश मरसेनिया ने बताया कि अगर चौपाटी में काई लगने जैसी स्थिति निर्मित हुई है तो उसे केमिकल डालकर साफ करवाया जाएगा। मैं दिखवा लेता हूँ उसको, यदि ऐसा है तो उसको तुरंत साफ करवाएंगे, उसमें केमिकल डाल के उसको नष्ट किया जाएगा।